तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपके पास मैट्रिसेस। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं इसी को प्लूरल फॉर्म में बोलता हूँ तो ये आपके पास मैट्रिसेस कहलाता है। ये मैट्रिक्स या फिर आप मैट्रिसेस जो बात करते हैं वो कुछ और नहीं होता है, इट इज समथिंग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स हैं, इसकी को हम कई बार क्या बोल देते थे, सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेट। उसमें हम एलिमेंट्स बोलते थे जो सेट के अंदर होते थे, या तो हम उसको कई बार क्या करते हैं पॉइंट्स बोल देते हैं, ठीक है, या फिर कई बार हम उसको क्या कहते हैं मेंबर के नाम से जानते हैं। तो मर्जी आप इन तीनों वर्ड में से कोई सा भी यूज करें, मैं मैक्सिमम टाइम एलिमेंट वर्ड का यूज है वो क्या करूंगा, ठीक है। और आप लोगों के बुक में और बाकी सब जगह बाकी सब टीचर, मतलब अब बोल सकते हैं मोस्ट यूज्ड जो वर्ड है आपके पास वो एलिमेंट्स ही है। तो मुझे भी आदत हो गई एलिमेंट्स लिखने की, तो मैं एलिमेंट्स बोला करूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप बोल वो बाकी दो वर्ड भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आज को जो अपना टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस में, वो कुछ बेसिक चीज़ों का कवर करना रहेगा। बेसिक चीज़ें मतलब वो बेसिक नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो काम चल जाएगा। देखो, किसी भी चैप्टर का अगर हम बिल्कुल बेस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाली वीडियो होती है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब आपको उनकी चीज़ें नहीं आ रही होती, बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आ रही होती, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। तो ऐसे काम मत कीजिएगा कि भाई इसको स्किप कर दिया, ठीक है। समझते हैं। तो मैट्रिसेस हो गया। मैट्रिसेस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, देखो अभी मैं आप लोगों को इसके एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा, जैसे जैसे चीजें सिखा दूंगा उसी के हिसाब से आप लोगों को मैट्रिसेस के एप्लीकेशन भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करेंगे, किसके लिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, इस तरह से, इस तरह से आपको कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसी मैट्रिक्स में हम कुछ और चीजों के टर्म्स रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो हॉरिजॉन्टली जब हम इधर से इधर को जा रहे हैं, 1 2 और इधर से इधर को जा रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया 3। तो इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे हम R2, इसको बोलेंगे हम R3। ये R1 R2 R3 क्या है आपके पास, इनको हम रोज के नाम से जानते हैं। रो मतलब क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी भाई, कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो येलो वाले हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस हैं आपके पास। क्या है आपके पास, वर्टिकल लाइंस है। ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको हम C1 C2 या फिर C3 के नाम से जानेंगे। C1 C2 C3 क्या है, तो ये आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं, कॉलम्स। क्लियर है। तो रो और कॉलम आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स में या फिर इस वाले मैट्रिक्स में बताइए कितने रो और कितने कॉलम है, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन 1 2 3 है और वर्टिकल वाले 1 2 3 है। तो इसमें 3 रो हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से आपको ऐसे दे दिया जा सकता है 2 4 3 5 6, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर मैं रोज की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टली में 1 और 1 ये 2 है, 2 रोज हैं। और अगर मैं कॉलम्स की बात करता हूं सॉरी, कॉलम्स की बात करता हूं तो वो आपके पास कुछ 1 2 और 1 ये 3 देखने को मिल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। तो रो और कॉलम का अगर आइडिया क्लियर हो गया है तो आइए अब हम इसी में ही बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, बस कंडीशन ये है कि आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी है। रीजन सिंपल है, क्योंकि कौन सी चीज कब मैं इंपॉर्टेंट वाली बता दूंगा कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो ध्यान समझते जाइएगा। बेशक आप 1.5 इंटू में स्विच कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो करते हैं रो और कॉलम की। तो नंबर ऑफ रोज को जनरली हम यहाँ पे m से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स को हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया करेंगे। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर समझ में आया, बताओ मुझे फटाफट, क्या ऑर्डर समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिया था 2 4 5 3 7 9, या फिर कुछ भी लिख देते हैं, इस तरह से लिखा मैंने। आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो चीज है उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है और फिर इसका ऑर्डर क्या है। देखो, अगर मैं रो की बात करता हूं तो 1 2 3 रो हैं, रो कितने 3 हैं। और कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 है, 4 है, और ये मल्टीप्लाई लिख दिया। तो ये टोटली अब क्या बता रहा है, आपके पास ऑर्डर बता रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो आप कैसे बताएंगे भाई? तो आपको कुछ नहीं करना, रो और कॉलम को बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 3 क्रॉस 4 था, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके अंदर के टोटल एलिमेंट्स को बता दिया। आई बात समझ में? तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट्स है। हमने भी आपको 12 एलिमेंट्स ही बताए हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलो इसमें और भी कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। रोज एंड कॉलम्स, ये आप नोट डालकर लिखेंगे और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बच्चे मतलब मिस्टेक्स करने की चांसेस रहते हैं, मिस्टेक करने के चांसेस रहते हैं, उसको मैं थोड़ा सा नोट में डालकर लिखाऊंगा। रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड या फिर आर रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। इस चीज को एक बार नोट डाउन कीजिए अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा एक और लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों लाइनें सेम होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से मैं लिखूंगा रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी एलिमेंट are represented, अरे भाई लिखा जाना, are represented by I and J respectively। ये चीज है आपके पास। ये दोनों लाइन को थोड़ा सा हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 3 जगह माइनर सा चेंजेस है। कौन कौन से जगह पे? यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने m लिखा है, यहाँ पे मैंने I लिखा है, यहाँ पे मैंने n लिखा है और यहाँ पे मैंने j लिखा है। देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आप देखें तो बाकी सारी की सारी लाइनें एग्जैक्टली सेम है, बट ये जो 3 चीजें जहां पे मैंने अभी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, वो 3 चीजें आपको थोड़े से अलग देखने को मिल रहे होंगे। बोलिए हाँ या नहीं? 1 मिनट में बैटरी चार्ज में लगा दूं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब इसमें इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आइए मैं आपको करवाता हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है, आ जाओ। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी ले लिया ऐसे करके रेंडमली। और मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इस मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया, नेमिंग कर दी कि कैपिटल ए इस मैट्रिक्स का, पूरे मैट्रिक्स का क्या है मेरे पास? नाम है। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। चलो एक और ले लेते हैं एलिमेंट्स हम यहीं पे, -1 और 3 और ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कितने रो और कॉलम है? रो आपके पास 1 1 2 है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने? 1 2 3 है, 2 × 3। ये जो 2 × 3 है, तो m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तभी तो m क्रॉस n लिखेंगे तो 2 × 3 लिखते हैं। क्लियर है? सो दिस इज योर बेसिकली ऑर्डर। ये क्या हो गया आपके पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उस केस में हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तब हम m और n यूज करते हैं रो और कॉलम के लिए। तो ऑर्डर क्या हो जाता है मेरे पास? तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास m × n, नो डाउट। वो तो अभी पीछे भी बताया। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सेकंड लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ भैया ऐसा है, रो और कॉलम को मैं m और n से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं रो और कॉलम को मैं m और n से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे? अभी आपने बोला कि रो और कॉलम को हम m और n से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपने लिख भी दिया, और अब कह रहे हो कि नहीं करेंगे। There is a minor सा difference, ध्यान समझिएगा। There is a minor difference between the matrix of row and column of matrix and row and column of elements, ठीक है। समझते हैं। मैंने बोला पूरे मैट्रिक्स का रो 2 है, कॉलम 3 है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई और जे, आई को मैं यूज करूंगा रो के लिए और जे को मैं यूज करूंगा आपके पास कॉलम के लिए अगेन। बट ये जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैपिटल लेटर से हम पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए मैं छोटा ये यूज करता हूँ, स्मॉल ए।
क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैंने इसमें ऐसे लिख दिया मैंने 2 और 3, अब चीजों को समझने की जरूरत है। इस 2 और इस 3 का क्या मीनिंग है, इस 2 और इस 3 का क्या मीनिंग है? ठीक है, इस 2 और 3 का मीनिंग कुछ ऐसा है, ध्यान समझिएगा। ये जो 2 है आपके पास वो आई है, और ये जो 2 है वो आपके पास जी है। मतलब ये किसी एलिमेंट के रो और उसी एलिमेंट के कॉलम की बात कर रहा है। तो सेकेंड रो मतलब ये रहा सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम मतलब ये रहा थर्ड कॉलम। तो कॉमन कौन सा हुआ? 3। तो A23 एलिमेंट मतलब 3 की बात कर रहा है, मतलब ये इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा था। मतलब जब भी कभी I और J आ जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी एलिमेंट पे नजर डालेंगे। भाई आई बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि A31, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, तो 2 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड रो की बात कर रहा है, ये रहा सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉमन पोर्शन है, तो ये आपके पास 4 एलिमेंट की बात कर रहा है, एलिमेंट 4 की बात कर रहा है। आई बात समझ में? तो A21 का ये मीनिंग है। आई होप आप सभी को समझ में आया कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब पूरे ऑर्डर की बात करते हैं तो M और N का यूज करते हैं, और जब हम उसके अंदर के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो उस केस में हम वहां पे I और J की बात करते हैं। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या होंगे, कई बार आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल देंगे और बोलेंगे एलिमेंट पे ये कंडीशन है। एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इन विच इट इज ऑलरेडी गिवन देयर दैट Aij इज I माइनस जे। सिंपल, या फिर चलो मॉड्यूलस भी लगा देते हैं, मॉड्यूलस भी लगा देते हैं। तो जब हम कभी एक एलिमेंट की बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, सबसे पहले हमें इन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर है वो कितना 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 क्रॉस 2। इस 2 क्रॉस 2 का मीनिंग है इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है हमें, है ना? ठीक है। तो जब हमें कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, और इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल 4 हैं, और इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया है कुछ इस तरह से डिफाइन किया है हमारे पास। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब 2 क्रॉस 2 का मतलब है एलिमेंट 4 होंगे, तो स्मॉल ए से यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ए, तो स्मॉल ए लिख दिया सब जगह। उसके बाद इनकी ना पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग कर दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ तो वो कौन से रो और कौन से कॉलम में, आप लोग मुझे बताओ फटाफट। तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है, फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये सेकंड रो में, फर्स्ट और सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, देख लो अच्छे से, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, तो A22 है आपके पास। क्लियर है? यहाँ तक इजी है। चलो आगे एक बात करते हैं। अब हर एक एलिमेंट को अगर मैं निकालने जाता हूँ, जैसे ये वाली कंडीशन दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये वाली एलिमेंट निकालना चाहता हूँ तो I की वैल्यू देखो 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 1 एलिमेंट निकाल कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 1 0, 0 का मॉड्यूलस इज 0। तो हमारा जो मैट्रिक्स तैयार होता चला जाएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इस जगह पे आएगा आपके पास 0। दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, ये वाला निकाल लेता हूँ, A12 का क्या मीनिंग है भाई? A12 का क्या मीनिंग है? I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 - 2 -1 का मॉड्यूलस करेंगे तो प्लस का 1। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मैं ये एलिमेंट निकालता हूं तो ये I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 - 1 1 आया, और 1 का मॉड्यूलस 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 2, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, 2 - 2 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स निकल कर आ गया 2 क्रॉस का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इन विच दिस वाज द कंडीशन। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी, आपको इस क्वेश्चन में चेंज करके क्या क्या दिया जा सकता है, चेंज करके ऐसा दिया जा सकता है, ऑर्डर चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, कुछ भी कर सकते हैं, 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह के ऑर्डर आपको दिए जाएंगे। दूसरी चीज, ये चीज नहीं दी जाएगी, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं दिया जाएगा, इसके जगह कुछ और दे देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे
एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हमेशा खुद बनाना सीखें, तभी मतलब आप समझ सकते हैं कि सक्सीड होने वाले हो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ऐसा दे देंगे आई माइनस जे का होल स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलेंगे आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, कुछ भी लिख देंगे, आई माइनस जे का मॉड्यूलस का क्यूब कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, मॉड्यूलस नहीं तो होल क्यूब कर देंगे, इस तरह से कुछ भी अलग अलग कंडीशन दे देंगे। ऐसे बोलेंगे आई माइनस का 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई 2 है, तो ए आई जी की वैल्यू कुछ भी देंगे तो आपको घबराना थोड़ी है। जितने भी ऑर्डर का बोला है सबके एलिमेंट्स लिखने, उनकी पोजीशन नंबरिंग करनी है, आई और जे के जगह उसकी वैल्यू पटकनी है और आपके पास वैल्यू सारे मिल जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? इजी सा है, सुपर इजी है। चलो आगे की बात करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हुआ जहां पे आपके पास नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कम चांसेस होंगे। आज के जो वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें से पेपर में जो फाइनल पेपर, आप 12th ग्रेड में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग 12th ग्रेड में आज मैं जो पढ़ाऊंगा इस वाली वीडियो में वो फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग नहीं आने वाला। आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस वाली वीडियो से स्कोर कर पाएंगे। आप बोलोगे सर फिर तो इंपॉर्टेंट नहीं क्यों देख रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो स्किप करो, नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये वाली बेसिक आप बिल्ड नहीं करेंगे आगे जो चीज़ें सिखाऊंगा वो समझ में नहीं आएगी। फिर बोलोगे सर कैसा पढ़ाते, हमको समझ नहीं आता। ऐसा नहीं बोलना, समझ रहे हो? चीजों को देखना है, समझना है, फिर मजा आने लग जाएगा। आओ आगे की बात करते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड कई चीजें जो हैं बता दी, और अब हम थोड़े से कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास पहुंच जाते हैं, फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर मैट्रिक्स के हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम अगले वाले, डिवीजन तो खैर अभी है नहीं आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन अगली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला आपके पास रो मैट्रिक्स। क्या आपके पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ रो हो, एक ही रो, जैसे 2 4 1 2, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन रो में ही होना चाहिए। ओनली वन रो, ओनली वन रो होनी चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बस वैसे जनरल नॉलेज के लिए नॉर्मली बता दे रहा हूँ मैं। आपकी बुक में मेंशन है, हर एक बुक में मेंशन है नो डाउट, बट वैसे पता होना चाहिए। ठीक है ना? आगे बताऊंगा ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स आपके पास रहेंगे जिसमें ओनली वन कॉलम रहेंगे। हाँ, बाकी बच्चे समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब इसमें इस तरह से लिख देंगे, सिर्फ कॉलम की बात करेंगे, और भी आगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद हमें तीसरा वाला समझना है, एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर इसकी बात करी है तो आप लोग मुझे बताओ, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो क्या m और n आपके पास इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो इसको मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दूसरी चीज, इससे अगले वाले में आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है सर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 5/3 है, 1 है, 4 है, 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो m और n क्या है आपके पास? इक्वल है। तो जिस केस में m और n रो और कॉलम इक्वल हो जाए उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोला करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ग्रेड 12th में जो आप सबसे ज्यादा डील करोगे वो 3x3। 3x3 का मतलब क्या है? इसका ऑर्डर 3x3 है, 3 रो होंगे और 3 ही आपके पास कॉलम देखने को मिलेंगे। 3 rows and 3 columns because m and n are equal, so they are basically square matrix. It will be square matrix. क्लियर है? चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम आगे आ जाते हैं 5th नंबर में। धीरे धीरे आपको सारे मैट्रिक्स मैं क्लियर करवा दूंगा। अब आपको समझना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अगर आप एक इस तरह से कुछ भी बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि यार ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का समथिंग दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का समथिंग दिख रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई यस 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 ऐसे कर सकता हूँ एक डायगोनल, और ऐसे कर सकते हैं 2 डायगोनल, कि इसके 2 डायगोनल होंगे। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है। क्या माइनर सा चेंज है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि इसमें जो है ना आपके पास 2 डायगोनल नहीं माना जाता है। कितने माने जाते हैं? 1 डायगोनल माने जाते हैं। अच्छा, कौन सा वाला डायगोनल माना जाता है? तो सर
इधर लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम वाला माना जाता है, जिसे हम लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। देखो नो डाउट कोई भी क्वाड्रिलेटरल होंगे तो दो डायगोनल तो होंगे ही होंगे, बट यहाँ पे हम दो डायगोनल को लेकर नहीं चलते, लीडिंग डायगोनल बोल देते हैं और सिर्फ एक ही डायगोनल को हम कंसिडरेशन में लिखते हैं। तो कभी भी आपको डायगोनल, ध्यान रखिएगा, डायगोनल बोल दे मैट्रिक्स में तो समझ जाना भैया इसी वाले की बात कर रहा है, इधर वाले की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये कंसेप्ट सिर्फ अभी मैंने आपको बताया ताकि डायगोनल मैट्रिक्स बता सकूं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, सम एलिमेंट्स आर देयर इन डायगोनल। डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, उसके अलावा बाकी सारे आपके पास जीरो देखने को मिलेंगे। 5 3 4 ले लिया मैंने, है ना। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो ये 3 क्रॉस 3 का है, समझ में आई इतनी बात। देखो ये वाला डायगोनल लिया मैंने और इस डायगोनल में मैंने कुछ ना कुछ एलिमेंट भर दिए और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो रहेंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि इसमें मैं जीरो भी रख सकता हूँ क्योंकि वो भी तो एलिमेंट है, बट जनरली हम नॉन जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं जनरली। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो हमेशा जब आप एग्जांपल देंगे तो रो और कॉलम इक्वल देंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर में जब मैं बात करूंगा ना तो जनरली आपको इस टाइप्स में जब बात करूंगा तो ज्यादातर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज होने वाला है ना। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कौन सा, यही वाला 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, चलिए तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होंगे, जिसके लीडिंग डायगोनल में, इस वाले डायगोनल में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे। चलो लीडिंग डायगोनल के बाद आ जाते हैं इसमें, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के बाद में, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल आर सेम। लो भाई, अब डायगोनल एलिमेंट्स आपको सेम तो रखने हैं लेकिन सारे के सारे सेम रख देना है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। देखो जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे 5 लिया, यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना था इसलिए मैंने बाकी सब जगह 0 0 लेकर 3 क्रॉस 3 का बना दिया। देख लो एक बार अच्छे से। अब 2 क्रॉस 2 का बना लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 क्रॉस 4 का बना लो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ भी 3 बाकी जगह 0 कर दो, तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का बनेगा। समझ आ रही थी बात। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स के। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि डायगोनल, यहाँ पे बच्चे ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा याद रखना है ना। डायगोनल में बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल में डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो अगला है आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास आइडेंटिटी। कौन सा था ये, 6th वाला, तो ये 7th बोल देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे। अब क्योंकि यूनिट नाम आया है तो कहीं ना कहीं 1 से रिलेटेड होगा। तो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिर्फ 1 ही होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 1 1 लिया और बाकी सब जगह क्या कर दिया हमने, 0 रख दिया। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। क्लियर है? समझ में आ रही है बात, चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो सर क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ना भाई, देखो सेम टू सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? हाँ सर, डायगोनल वाले में कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बट स्पेसिफिकली ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। कितने हो गए? 7 हो गए ना। अब हम 8वें पे चलते हैं, 8th वन। 8th वन आपके पास जो देखने को मिलता है, बाकी सारे करा दिए, एक और बच गया आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नॉर्मल है, नहीं पूछा जाता उतना, बट ठीक है एमसीक्यू के लिए हम कर लेते हैं, मे बी 1 मार्क्स में दे दे आपको, तो क्यों भाई छोड़ दे इसको, है ना। इसके 2 तरह के आपके पास देखने को मिलते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। लीडिंग डायगोनल में कुछ भी आप रख दो एलिमेंट्स 5 3 4,
730। ध्यान समझना, मैंने क्या किया, लीडिंग डायगोनल पहले तो बना दिया मैंने, उसके बाद इधर वाले एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ डाल दिया, लेकिन यहाँ पे आपके पास इधर जो 3 एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके पास, ट्रायंगल बना रहे हैं। समझ में आई इतनी बात, ये क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल कहाँ बना रहे हैं, लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे, नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, अगर आपके पास लीडिंग डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बना रहा हो, जीरो से बनाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ रहेगा आपके पास, यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है, तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा उल्टा होता है, अगर ट्रायंगल नीचे बन रहा होगा, लीडिंग डायगोनल के नीचे बन रहा होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, है ना। ये मेरे पास लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कुछ भी यहाँ पे और यहाँ पे मैं 0 0 0 रखूंगा, उसके बाद 3 1 4 कुछ भी रख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पे ट्रायंगुलर बना रहा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बस खत्म बात, और ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने क्या कर लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिर हम आगे दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको कहीं से किसी बुक से भी अगर नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब के टाइप के आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, उस हिसाब से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी orders are possible if a matrix has 12 elements। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक क्या कहते हैं इसको, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, दो फैक्टर निकालते जाओ 12 का। 12 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, एक होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 12 होगा। पेयरिंग बनाते जाओ, क्या करना है आपको, पेयरिंग बनाते जाना है। तो 1 और 12 बना सकते हैं, 1 क्रॉस 12, ठीक है। अच्छा 1 क्रॉस 12 बनाया तो हम 12 क्रॉस 1 भी तो बना सकते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, अलग अलग है, चीजों को समझना है। अगर मैंने 1 क्रॉस 12 बनाया है, इसका मतलब एक रो है और 12 कॉलम है, तो इसको रो मैट्रिक्स कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है, ठीक है। चलो दूसरा पेयरिंग बनाओ, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करके 12 भी आना चाहिए, एलिमेंट्स वही आने चाहिए, तो ऑर्डर पता चलते जा रहे हैं हमें कितने रो और कितने कॉलम बनाने हैं ना। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ऐसे लिखोगे, जो आप एलिमेंट्स कुछ भी ले लेते हैं 5 3 4 ऐसे करते कितने लिखना है, तो टोटल 12 एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये रो एलिमेंट्स बन गया, रो मैट्रिक्स बन गया। उस तरह से इसको इस तरह से वर्टिकली लिख दूंगा तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 1 क्रॉस 12 का बनाया जा सकता है एक मैट्रिक्स, और 12 क्रॉस 1 का भी बनाया जा सकता है, वहीं पे 2 क्रॉस 6 का भी बनाया जा सकता है और 6 क्रॉस 2 का भी बनाया जा सकता है। ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। फिर वहीं पे आपके पास 3 क्रॉस 4 का बनाया जा सकता है और 4 क्रॉस 3 का भी बनाया जा सकता है। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल बेसिक सा काम है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो टोटल कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हुए जरा बताइएगा, ऑर्डर्स कितने पॉसिबल हुए, यहाँ पे बोला ना ऑर्डर्स आर पॉसिबल, कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हुए ये बताना जरा फटाफट। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर्स आपके पास पॉसिबल हुए व्हेन एवर ए मैट्रिक्स विल हैव 12 एलिमेंट्स। क्लियर है। चलो इस 12 को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं। ये एक कंपोजिट नंबर था, बोलिए हाँ या नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर था तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर थे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि बोल देंगे भाई मेरे पास 11 है। क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स के पास 11 एलिमेंट्स हैं, अब बताओ इसके टोटल कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे, कितने मैट्रिक्स बना सकते हो और डिफरेंट ऑर्डर्स के। तो आप बोलोगे सर जब भी कभी प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे तो तब भी हमेशा सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, 2 ऑर्डर्स ही पॉसिबल होंगे, उसकी ज्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि या तो आप 1 क्रॉस 11 का बना सकते हो, या तो आप 11 क्रॉस 1 का बना सकते हो, इसके अलावा और कोई बना सकते हो क्या, बता मुझे। फैक्टर से यही दोनों मिलेंगे, समझ में आ रही इतनी बात। तो एक इंपॉर्टेंट हो गया, इस तरह से भी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि AI है, वो आपके पास I माइनस का 2J है और 1/3 है। चलो इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, ये दे दिया मैंने। और आपसे बोलेंगे कि 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ। हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे शिफ्ट होना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट मैटर।
नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ उसी बच्चों के लिए मैटर करता है जिनको प्लस माइनस नहीं आता, क्योंकि प्लस माइनस अच्छा कर देगा जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट फिलहाल अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसमें प्लस माइनस के अलावा कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, और तो उससे ज्यादा हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई। तो क्योंकि हमें जोड़ घटा आता है, प्लस माइनस आता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, सिंपल, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है, आपके पास 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से एलिमेंट लिखो, इस तरह से आप क्या करो, एलिमेंट्स लिखो, 1 2 3, 3x2 है ना, 3x2 है, 3x2 है, तो आगे नहीं जाएंगे, 3 रो है और 2 कॉलम, ऐसे करके बनाएंगे। आई बात समझ में। इसको 1 1 बोल देंगे, इसको 1 2 बोल देंगे, 2 1 2 2, 3 1 3 3। क्या करा मैंने, 3 3 जाएगा, 3 2 जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो बना दिया, 2 कॉलम बना दिए, सबके एलिमेंट्स लिख दिए, उनके पोजीशन मेंशन कर दी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम में। समझ में आई इतनी बात। तो इस तरह से हमने मेंशन कर दिए। अब ये वाला एलिमेंट निकालना है मेरे को। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 प्रैक्टिस कर लिए, हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बस खत्म, ज्यादा नहीं। तो A11 ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, तो A11 निकालेंगे, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कितना हो जाएगा, 1/3 एज इट इज, 1 माइनस यहाँ पे 2 ही बनेगा, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/3 बना, तो इसको लिख दिया 1/3। फिर ये निकालेंगे, ये सारे एलिमेंट निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपका मैट्रिक्स तैयार है 3x2 का। बताओ मुझे कोई समस्या यहाँ तक। मेरे हिसाब से तो ये छोटी सी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। रिमेंबर द क्लास इज पेड, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। ये दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर ली हमने। जो अगले टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो कुछ ऐसा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल matrices can be formed, how many total, ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं, 2x2 matrices can be formed with elements 4 and 5। ये क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा कि अगर आपको मैंने 2 एलिमेंट दिए, कौन कौन से, एक 4 और एक 5, 2 एलिमेंट्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि आप 2x2 के कितने टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हो, टोटल कितने आप इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हो, सॉरी टोटल मैट्रिसेस कितने बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसको बनाने के लिए बैठोगे तो इट विल टेक मच टाइम, क्योंकि ये 100 से भी ज्यादा मैट्रिसेस बनते हैं, 1000 से भी ज्यादा मैट्रिसेस बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितने एलिमेंट्स आपको एंट्री में दिए और किस ऑर्डर के बनाने के लिए बोला है। तो हर बार आप बनाने के लिए नहीं बैठोगे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एंट्री वाली, है ना, गिवन एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, और इसके पावर में आप डाल दोगे कि आपके पास ऑर्डर कितने हैं आपके पास। अब बोलोगे ऑर्डर का क्या मतलब है सर, ये वाला ऑर्डर, तो 2x2, तो 2 नहीं लिखना, इसमें क्या लिखना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बोलोगे ये तो दोनों सेम चीजें भाई, यहाँ वाली भी यहाँ वाली, नहीं सेम चीजें नहीं, ध्यान समझिएगा। ये नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स का मतलब है कितने एलिमेंट्स दिए हैं आपको, 2 एलिमेंट्स दिए हैं, और ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 का है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, 2 × 2, ठीक है, तो पावर में 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास, 16, कितना हो गया आपके पास 16। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा हूँ, मैट्रिसेस जो बनेंगे वो टोटल 16 बनेंगे। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं। और अब है हमारे पास इसी में ही और ऐसे क्वेश्चन और की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो आपको मैंने दे दिया 1 2 और 3 एलिमेंट्स दिए और ऑर्डर आपके पास 2x3 है, तो आप समझ गए होंगे, तो इसमें 3 रखना है और पावर में 2 3 6 रखना है, जो भी आंसर आएगा आंसर। मैंने बोल दिया 0 और 1 एंट्री है,
0 और 1 एंट्री है, एलिमेंट्स है। और आपके पास जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3x3 का बनाना है। क्या करना है आपको? 3x3 का बनाना है। तो 1 और 1 2, 2 की पावर कितना? 3 3 जा 9। ये आपका जो भी आएगा आंसर 512 ऐसे कुछ आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से अब ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? डन। चलो अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। जितने भी कंसेप्ट आपको समझाया और उसके बेस पे जिस भी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो हमने आपको करवा दिए। अब आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बुक उठाएंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज, कोई भी बुक की बात कर रहा हूं मैं, आप फर्स्ट एक्सरसाइज उठाओगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने क्या किए हुए? किए हुए हैं। इसमें एक और चीज आती है इक्वल मैट्रिसेस वाली कंसेप्ट, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, और ओनली नॉट एडिशन, एडिशन के साथ साथ क्या बोलोगे आप? सब्ट्रैक्शन भी। तो यहां पे हम इसको स्लैश लगाकर सब्ट्रैक्शन भी बोल लेते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में सीखेंगे क्योंकि इन दोनों के रूल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मल्टीप्लिकेशन के रूल डिफरेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसके रूल आपके बिल्कुल एकदम सिंपल है। ठीक है, समझाता हूं, समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले कंडीशन होती है to add or subtract any 2 matrices, order of matrices must be same, must be same, only corresponding elements are added or subtracted, added और subtracted। अब क्या मीनिंग है इसका, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया है, समझाते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मैट्रिक्स ये है। और दूसरा जो मैट्रिक्स आपके पास वो -3 है, 0 है, 3 है, माइनस का 4 है। ऐसा कुछ मैंने 2 मैट्रिक्स के एग्जांपल लिए हैं आप लोगों के सामने। अब मेरे को क्या करने का, इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो कंडीशन होगी वो ये रहेगी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले आप ऑर्डर लिखो, दोनों का क्या ऑर्डर है। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सेकेंड वाले का ऑर्डर भी है आपके पास 2 क्रॉस 2। देख लो आप अच्छे से, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बताओ ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो उस केस में आपको ऑर्डर ही चेक करने हैं, ऑर्डर ही आपको चेक करने हैं। तो इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम है, अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, बट रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इस वाले मैट्रिक्स को उठाओ और इसके ऊपर पटक दो, तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर जाकर बैठेगा सिर्फ वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या करना भाई, इनको ऐड करने का, तो मैं लिखूंगा a + b। 2 मैट्रिक्स लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये वाला एलिमेंट इसके ऊपर जाकर बैठेगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली की बात करता हूं तो ये और ये प्लस होंगे। अब 2 को प्लस करना है -3 के साथ, तो ओवरऑल हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 + 0 3 आएगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 4 3 7 आएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 5 प्लस और माइनस का 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a + b आपका ये आंसर आया। बस इतनी सी बात बता दो, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में। चलो 1-2 क्वेश्चन और अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यही सेम काम करना है किसके साथ? सब्ट्रैक्शन के साथ। सब्ट्रैक्शन के साथ वैसे कुछ बच्चे जो थोड़े से मतलब बचपन से प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहते हैं तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम आती समझाता हूं। जैसे कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर दो। यहां से करेंगे दिस माइनस दिस, तो 2 में से माइनस करना है -3, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, तो ये आंसर कितना आएगा 5। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते थे कई बार, 3 - 0 3 आएगा। मुझे पता है मतलब बहुत छोटी चीज है, बट फिर भी मेरा काम है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना। 4 - 3 1 हो जाएगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो 9 हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला किया था। समझ में आई तेरी बात? अब समझ में आ गया होगा, है ना? तो एडिशन भी समझा दिया और आपको सब्ट्रैक्शन भी समझा दिया। अब इसमें एक और छोटी सी चीज समझते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, अब की बार अगर मैं
b प्लस ए निकालता हूँ, ध्यान से समझिएगा, b प्लस ए निकालता हूँ, b प्लस ए मतलब पहले b के एलिमेंट लूंगा फिर इसमें ऐड करूंगा, तो -3 + 2 स्टिल वी विल गेट -1, समझ में आई इतनी बात। फिर 0 + 3 तो 3 आएगा, फिर 3 + 4 7 ही आएगा, और -4 और दिस कितना हो गया आपके पास 2 आएगा ना, 1 आएगा, सॉरी 1। तो ऐड करने पे अपने एक चीज छोटी सी नोटिस करिएगा, मैं a + b करूं या b + a करूं, a + b करूं या b + a करूं, दोनों का आंसर मतलब डिट्टो सेम आ रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उस केस में वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, जब a + b और b + a इक्वल होते। क्लियर है? तो उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे a - b किया था, b - a करने की कोशिश करते हैं, तो अब की बार इसमें से ये माइनस करेंगे तो -3 और -2, अब की बार ये -5 बना लेगा, 0 और ये माइनस का 3 बना लेगा, 3 दिस माइनस का 1 बना लेगा, -4 दिस -9 बना लेगा। देख लो एक बार अच्छे से, क्या ये और ये दोनों सेम है? क्या ये और ये दोनों सेम है भाई? नहीं, माइनस का फर्क आ गया है, नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया हर एक केस में। तो अब की बार बोलेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। समझ में आई इतनी बात? बेसिक सी चीज थी। अच्छा, इसी में एक और लॉ आ जाता है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है वो? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन नहीं हो, एडिशन की बात करता हूँ, तो वो फॉलो करता है प्लस वाला। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 लेता हूँ, तो a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूं फिर ऐड करूं, या फिर पहले मैं इन दोनों को ऐड करके a को ऐड करूं, एक ही बात है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, चलो, क्योंकि माइनस वाले में दिक्कत हो जाएगी, आगे पीछे इधर उधर प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, शायद ये सेम रहेगा। एक बार चेक कर लेना प्लीज। मेरे हिसाब से तो अगर मैं माइनस ही तो कर रहा हूँ, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, पहले सेम ही आएगा वो भी। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज कि एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है आप लोगों की। चलो होमवर्क ले लेते हैं, कोई भी 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना आपको, कोई भी 3 मैट्रिक्स का, a - b - c और फिर a - b - c लेना। पहले इन दोनों को माइनस करो, फिर उसमें से c को माइनस करो, फिर पहले इसमें से 2 माइनस करो, फिर उसमें c माइनस करो, करेगा फॉलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नॉर्मल सा नंबर ले लो ना, मैट्रिक्स भी वही रिजल्ट दिखाएगा आपको। a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, c की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 3 - 4 और यहाँ पे भी 2 - 3 - 4 सेम ही दिखाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो कितना आएगा? -1, फिर -4 तो कितना हो? -5। पहले इनको सॉल्व करो, तो 2 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 आ रहा है। कितना आ रहा है आपके पास? माइनस का 1 आ रहा है। तो 2 माइनस माइनस कितना आएगा? प्लस का 1, तो ये 3 हो रहा है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? तो प्लस वाले फॉलो करते हैं दोनों केस में, और माइनस वाले फॉलो नहीं करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव आगे चल के हम आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाएंगे, यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दो कंसेप्ट आई होप आप सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम दो मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है और एसोसिएटिव को फॉलो करता है या नहीं करता। ये चीजें हमने आपको सिखा दिया। आगे हम बात करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अभी हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है। अगली वाली वीडियो जो होगी वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ बेहतरीन चीज जो है वो देखने को मिलता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो अभी क्या कर रहे हो सर मल्टीप्लिकेशन में? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। स्केलर क्या होता है सर? तो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। स्केलर क्या होता है सर? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। क्लियर है? तो हम किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट नंबर से हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक डन है? चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? जैसे मैंने बोला कि ए एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 लिया। अगर मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो आप टेंशन मत लो, 3 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। ये आपको पास आ गया मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना।
मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। बोलो समझ में आया? इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स लिया मैंने, -3 -4 1 7, ठीक है, और इसको मैंने मान लेता हूँ कि -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपकी बार। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, -5 से कर देते हैं। तो -5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। देख लो आप अच्छे से, हर एक एलिमेंट को, जिस भी नंबर से आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं। बोलो क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है, तो आई होप अभी तक की जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक और लास्ट कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास, क्या टॉपिक है, क्या बच गया? और ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। हाँ, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इस वाले टॉपिक को, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल कब बोलूंगा? टू मैट्रिसेस आर इक्वल if and only if corresponding elements are equal. corresponding elements are equal ध्यान रहे, corresponding elements तभी इक्वल होंगे जब उनका जो ऑर्डर होंगे मैट्रिसेस के वो सेम ही होंगे। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है फिर तो, है ना। चलो एग्जांपल समझते हैं। एक मैंने लिया A, मैंने लिया 2 1 7 3, तो जो मेरे को B लेना पड़ेगा B, वो भी आपके पास 2 1 7 3 ही लेना पड़ेगा, 2 1 7 3 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स को इक्वल क्या बोलूंगा? जब हर मायने में वो इक्वल हो, ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, हर जगह के एलिमेंट भी सेम हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, आपने 3 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा, बोलोगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, अब तो इन दोनों को मैं इक्वल बोल दूंगा। गलत जवाब, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है सर? तो इस वाले मैट्रिक्स को उठाओ और इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर पटक दो, क्या ये वाला एलिमेंट्स जिस पे जाकर बैठ रहा है क्या वो दोनों सेम है? नहीं सर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुए, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। बोलो समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? चलो अब इसी में एग्जांपल देखेंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 - x 3 4 और 5, मैंने बोला ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? 7 3 4 5 के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो x की वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दूं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं कि ये और ये दोनों ही मैट्रिसेस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर आप नोटिस करें तो ये और ये ही है, मुझे थोड़ा सा घपला दिखाई दे रहा है, वरना ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और हमेशा आपको देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको इसके इक्वल रखना है, तो मुझे क्या यहाँ पे पुट करना चाहिए? तो 2 - x और 7 इक्वल होना चाहिए, तो आप इक्वल रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - का 7 = x, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास -5। आप यहाँ पे -5 रख के देखिए, 2 माइनस और x के जगह पे -5 निकाला हमने, तो क्या हो जाएगा? 2 + 5 दैट विल बी 7, मतलब अब ये 7 आ गया तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके पास इक्वल होंगे। आई बात समझ में? दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके पास इक्वल होंगे। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब इतना आसान थोड़ी देंगे आपको, जितना आसान अभी मैंने आपको समझाया, नहीं इतना आसान नहीं देंगे, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे सर x + y, और यहाँ पे आपके पास xy है, ये 3 है और ये 2 है। फिर यहाँ पे बोलेंगे सर x + y आपके पास 7 है और x × y आपके पास यहाँ पे 12 है, ये 3 है और ये 2 है। अब आप मुझे बताओ कि भाई x और y की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। बोलेंगे सर ये और ये तो इक्वल है, ये और ये तो इक्वल है, छोड़ो ये इसके इक्वल रख लेते हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। फिर x और y जो है आपके पास 12 है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएंगे। आई बात समझ में? सेकंड इक्वेशन हो जाएंगे, तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 - y, तो x की जगह आप 7 - y पुट कर दो, यहाँ पे y पुट कर दो, = 12। ये हो जाएगा 7y - का y² = 12, और फिर ये आ जाएगा आपके पास, उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y² - का 7y + का 12। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 3y और प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। देख लो आप एक बार अच्छे से, 4 और 3 आ गई। अच्छा, अगर मैं 4 और 3 पुट करता हूँ तो क्या बिल्कुल सही रहेगा, y की जगह पे 4 आया है, तो अगर y की वैल्यू 2 आए हैं, देखो y की वैल्यू कितनी आए, 2 आए, तो x की वैल्यू भी 2 आए रहेंगे। पहले सॉल्व करो, यहाँ पे पुट कर लेते हैं या यहाँ पुट कर लो, मर्जी कहीं से पुट कर लो। y की जगह पे 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 3 आएगी। और दूसरा पुट करो, जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 4 आएगी। ये दोनों ही कंडीशन मेरी सब सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3, 7 आएगा, ट्रू है, 12 आएगा, ट्रू है। आगे पीछे करेंगे, मतलब ये दोनों ही आपके पास एप्लीकेबल होंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अब इतना भी आसान, ये मतलब इजी वाला ही हो गया आपके पास, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो ऐसे बढ़ाएंगे सर, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बोलेंगे यहाँ पे x प्लस डब्ल्यू है, फिर बोलेंगे आपके पास 3 प्लस जेड है, फिर आपके पास यहाँ पे बोल देंगे 1 2 3 और 4 हो गए, फिर आपके पास बोलेंगे w प्लस वाई है, और इन सभी के जो इक्वल है आपके पास 1 2 3 4 ले लिया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि रैंडमली वैल्यूज लिए हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाली एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तो 1 के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। दूसरी चीज, x प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, तो x प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 2, तो ये सेकंड इक्वेशन। फिर 3 प्लस जेड के किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। फिर w प्लस वाई आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, आपके पास 4 के इक्वल, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो 4 इक्वेशन, वेरिएबल काउंट करना एक बार कितने, x y z और w है, तो 4 वेरिएबल है, मतलब अगर 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल है, इस लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यस, इससे पहले के जो 2 करवाए सिंपल थे, हाँ सेकंड वाला भी कह सकते, लिटिल बिट दे सकते हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 इक्वेशन बन रहे हैं, जहां पे आपको 4 इक्वेशन बनने के चांसेस होंगे 3 to 4 इक्वेशंस, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से डायरेक्टली पहले सॉल्व करो, यहाँ से डायरेक्टली जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक एक करके हमें काम करना है, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको आप बोल दो फिफ्थ इक्वेशन और इसको बोल दो आप सिक्स्थ इक्वेशन। धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओगे, ठीक है ना। चलो, और कहां से क्या निकाल सकता हूं मैं फोर्थ और सिक्स्थ को सॉल्व कर लेता हूं। जैसे कि w प्लस वाई की वैल्यू 4 दे रखा है, w प्लस वाई की वैल्यू, और x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। जिसमें कुछ कॉमन देखो उन दोनों को सॉल्व कर दो। कई बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, बट फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, चारों इक्वेशन बना दिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के। फिर हमने क्या किया, मैंने देखा यार यहाँ से आसानी से एक अकेला वेरिएबल है तो जेड की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, तो हमने 3 को उधर माइनस किया, 0 आ गया, जेड की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। आगे हमने देखा यार इसमें भी वाई है और इस वाले में भी वाई है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा w माइनस एक्स और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम 7th इक्वेशन के लिए में कर देते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे किसमें और क्या कॉमन है आपके पास, ये w और x देखो, ये x w यहाँ भी है, x w यहाँ भी है, तो इसको और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं w प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, प्लस में आगे पीछे लिख के लिख दिया यहाँ पे ताकि काट सको, और कुछ नहीं। पहले से कट रहे हैं तो काट दो, पहले से कट रहे हैं तो काट दो। ये हो जाएगा 2w इज इक्वल टू 5, तो w की वैल्यू हो गई 5/2। लो भाई देखो कितना इजी था। अब w की वैल्यू मिल गई, अब सबकी वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, अब सबकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। w की वैल्यू ये मिल गई ना, अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस डब्ल्यू की जगह 5/2 इज इक्वल टू 2, तो x को इसको उधर भेज देंगे तो -1/2 आ गया आपके पास। देखो 5/2 2 में से माइनस कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम, तो x की जगह पुट कर देंगे -1/2 प्लस का y इज इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू 3/2 मिल गई। तो ये जो चीज़ है ना, कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, प्लस माइनस ये है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कुछ जो खास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप काउंट कर लीजिए इसको, और इसको लिख लीजिए, और अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को बता रखा है मैंने कि भाई इस नंबर पे भेजना है आप लोगों को, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पर इंक्वायरी करें। रिमेंबर, पर्सनल ऑनलाइन क्लास जो होता है वो आपके पास पेड होता है। आगे की बात करते हैं। और इसमें और जो दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखो प्लस माइनस के ऊपर कुछ भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि एक एक्स मैट्रिक्स लिया 2 3 4
53 कुछ भी ले लिया, y की जगह ले लिया मैंने -1 0 0 -1 ले लिया, और z की जगह ले लिया मैंने -1 0 7 3। आपसे बोलेंगे पहला निकालो x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा बोल देंगे 3 टाइम्स x माइनस वाई निकालो, माइनस वाई निकालो, तीसरा बोलेंगे आपके पास z प्लस 4y निकालो। तो क्या ये निकालने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इस टाइप के क्वेश्चन में? बताओ मुझे। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। x प्लस वाई प्लस जेड में कौन सी बड़ी बात है? 2 और 1, 1 बचा और -1 0 बचा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने थे तो नया वाला एलिमेंट्स बनाएंगे, नया वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 0 दिस तो ये 3 रहेगा आपके पास, ठीक है। फिर 5 0 और ये 5 7 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 और 1 2 ही बचा, 2 और 3 क्या हो गया आपके पास 5 हो गया। लो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर दिया, वो भी लेफ्ट हैंड से समझ में आ रही है तुम्हें? तो हल हुआ है, मतलब कुछ नहीं करना। अब मल्टीप्लिकेशन तो सिखाई दिया ना कि एक मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें से y को माइनस कर दो, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटी चीज़ें नहीं बाबू, ये चीज़ें आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। समझ में आ रही है ना बात? चलो आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा एक दिया जाता है आपके पास, जैसे कि मैंने बोला कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2 5 3, एक ये मैट्रिक्स दिया है, और फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 3 1 2 दिया हुआ आपके पास। इस तरह से आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए एक तरीके से, और आपसे बोलेंगे मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y निकालो। x और y नॉर्मल वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स है। जैसे एलिमिनेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करना है आपको, और कुछ खास नहीं। बस यहाँ पे इक्वल टू में न्यूमेरिक वैल्यू होती थी और x और y वेरिएबल होता था। यहाँ पे मैट्रिक्स है तो x और y भी आपके पास मैट्रिक्स का काम करेगा। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो तो अब क्या करें भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ समझते हैं। पहले तो या तो x वाले या तो y वाले हमें सेम करने पड़ेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते ये सेम हो जाएगा क्या? इस वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बनाएगा और ये आपके पास 4 बनाएगा, और ये आपके पास 4 बनाएगा, और ये जो 2 है ना इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे। अब कैंसिल करना शुरू करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3y बचेगा, इज इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले ही लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, चलो एज्यूम करके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। इन शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये 14 बनाएगा, 3 में से 14 जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो -11, ठीक है। नेक्स्ट, और ये वाला 2 है, इसमें से ये 6 है, 2 - 6 माइनस का 4। ये थोड़ा सा मतलब माइंड क्या कहते हैं इसको, माइंड की एक्सरसाइज जो हो जाएगी ना कि मतलब मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे 2 आया, 5 में से 2 जाएगा, हालांकि छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास। ये 4 होगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, -3 डिवाइड में होगा तो इसको मैं -1/3 लिख सकता हूँ, ऐसे करके नीचे आएगा ना, नीचे आ जाएगा -11 -4 3, फिर माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1/3 से मुझे सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, स्केलर नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 11/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -1, और इसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1/3। तो ये आपका फाइनल y आ गया। अब बोले सर y तो आपने निकाला, लेकिन x कहाँ है? आओ x भी निकाल लेते हैं। देखो अब x कैसे निकलेगा भाई, हमें पहले से ही पता है कि 2x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3 2 5 3 के इक्वल है। हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो निकाल लो ना भाई, 11/3 4/3 -1 और 1/3, ठीक है, 1/3 ये हमने निकाला, और प्लस का y इज इक्वल टू वही सिंपल सब्सटीट्यूशन और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दे जाएगा 22/3, 22/3, ये हो जाएगा 4 था ना, या y था, 4 4 दूने 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास -2 और ये 2/3, ठीक है। और यहाँ से प्लस में y है, और इस इक्वल टू में आपके पास 3 2 5 3 है। बस इसको सॉल्व करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 2 5 3 है, इसमें से हमें क्या करना है, आपके पास माइनस करना है। कितना आ जाएगा, 22/3 8/3 -2 और 2/3, क्लियर है। तो कैलकुलेशन भी आप लोगों की थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, है ना। चलो कर लेते हैं। y की कितनी हो जाएगी, 3 में से माइनस करना 22/3, समझ में आ रही थी बात, कितनी हो जाएगी, -16/3 कैसे करोगे, 3 में से माइनस कर दिया 22/3, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 16 नहीं आएगा शायद, है ना, 9 आएगा, तो 9 माइनस कर देंगे तो 13 आएगा, तो यहाँ पे -13/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
फिर 2 में से इसको माइनस कर दो भाई, 2 में से माइनस करो 8/3 कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे 6 माइनस का 2/3 आएगा। 5 में से माइनस इसको करेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर 3 में से माइनस कर दो 2/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 3 3 9 7/3 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। अरे ये y कैसे आ रहा है, हाँ सही है सही है, पहले x की निकाली थी ना हमने वैल्यू, तो पहले x की निकली थी या y की निकली थी, y की निकली थी भाई, माय मिस्टेक कर दिया ना मिस्टेक। देखो कोई नहीं, आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। पहले हमने जो कैलकुलेशन करके निकाली थी वैल्यू किसकी निकली थी, y की, लेकिन मैंने किसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, x की, तो वो गलत हो गया। आपको क्या करना है, y के प्लेस पे पुट करना है। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम होने वाला है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम होने वाला है। इस वाले इक्वेशन को उठाएंगे 2x एज इट इज, y की जगह यही वाली चीज लाकर पटकेंगे = 3 2 5 3। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया, पहले इसको माइनस कर देंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो और भी ज्यादा आसान हो गया। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके पास। एक आधे क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिलते हैं, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री नो डाउट आपको मैंने अभी करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जब तक आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज वगैरह नहीं पता होंगे ना, थोड़े से मतलब मजा नहीं आएगा। आइए समझते हैं और इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जैसे बोलेंगे कि साइन ए कॉस बी, यहाँ पे लिख देंगे आपके पास कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ पे लिख देंगे आपके पास कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। दूसरे वाले एक और दिए रहेंगे, फिर बोलेंगे इनको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखेगा कॉस ए साइन बी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास लिख देगा माइनस का साइन ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी देना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस ए माइनस का और साइन बी, फिर यहाँ पे आपको कॉस ए कॉस बी है तो साइन ए साइन बी लिख देता हूँ, साइन ए साइन बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो दिया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनाकर, तो घबराना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। अगर मुझे ऐड करना है तो दिस प्लस दिस करूंगा भाई, तो प्लस में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास साइन ए साइन बी, फिर प्लस में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट दिस ऐड करेंगे तो माइनस में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस का साइन ए साइन बी। समझ में आ रही बात इतनी, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और माइनस का कॉस ए साइन बी, माइनस का कॉस ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी उसमें प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी, और फिर आपके पास प्लस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो अगर हम इसमें देखें तो ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज हैं, तो बस आपको नॉर्मल सा काम करना है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी दिया था ना, अब मैंने अलग क्यों लिखा था यहाँ पे, साइन ए कॉस बी है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, क्या था ये साइन ए और कॉस बी था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आप इसके जगह पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यस। तो ये चीज भी आपको 11th क्लास से थोड़ा सा मैंने रिमाइंड करवा दिया है कि आप इस तरह की चीजें यहाँ पे कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से टपके जाता है, घबराना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी है, ये कॉस बी है, कॉस बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहीं जानबूझ के याद करवा दिए वापस। और ये किसका फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस और साइन वाले तो मैंने आपको फॉर्मूले यहीं पे सारे बता दिए, देख लीजिए आप अच्छे से, और साथ में मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट भी बता दिए आप लोगों को। समझ में आई इतनी बात। तो मेरे हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए उसके बेस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बन के आते हैं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट आता है तो आप भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी जाएगी। फिर भी कुछ डाउट आता है तो उसके लिए आप पर्सनल ऑनलाइन क्लास प्रेफर कर सकते हैं, उसके लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आता तो आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके पास डिटरमिनेंट, वहाँ पे तो आप मतलब भूल ही जाइए कि आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें इस वीडियो के समझ में आ गई होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।